दोस्तों अक्सर बच्चे क्रांतिक कोण में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को आप पूरा देखिए, निश्चित रूप से आपका जो क्रांतिक कोण का जो कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो जाएगा। तो आइए बिना देर के हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक इसमें क्या संबंध है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्रांतिक कोण क्या होता है और इसमें हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्रांतिक कोण होता क्या है। मान लीजिए जाए आप यहां पर कोई माध्यम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला नियम ये याद रख लीजिएगा कि क्रांतिक कोण कब होगा, मतलब किसी माध्यम में जब हम अपवर्तनांक की घटना का अध्ययन करते हैं जिसमें हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानेंगे, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं लिख देता हूं, वो सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, ये नियम होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पहला शर्त होता है कि वो सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करे। अब मान ले जाइए हमारा सघन माध्यम है, तो मान ले जाए इसको हम वाटर में बोलते हैं, है ना, और ये हो जाता है अपना एयर माध्यम। ठीक है, तो ये वाटर माध्यम है, सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से, मतलब इधर से, ये देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसको तो हम नियम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, अब ये हमारा अभिलंब है, तो देखो इनको जाना चाहिए था सीधा, इस रूप में जाना चाहिए था, लेकिन इस रूप में तो ये नहीं जाएगा क्योंकि नियम क्या कहता है, अभिलंब से दूर हटती है। अब ये जो दिख रहा है ये वाला लाइन वो अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हटती है, मतलब ये इस प्रकार जाएगी, ये इसका वास्तविक रास्ता है, मतलब ये तो नहीं है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि प्रकाश किरण इस दिशा से आपतित हो रही है और इस दिशा से क्या हो रही है, निर्गत हो रही है। तो ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये अपवर्तन कोण कहलाता है जिसको हम R से दर्शाते हैं, और ये वाला जो कोण है वो आपतन कोण कहलाता है जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें परिभाषित करना है क्रांतिक कोण को। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या है जी, ध्यान दीजिए बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ आएगा। जैसे जैसे आप आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अभिलंब से दूर हटती है, ये देखिए दूर हट रही है, तो अभिलंब से दूर कब हटेगी, जब जब हम क्या करेंगे, इसको आपतन कोण के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, ये जो अपवर्तन कोण का मान है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखो, यदि हम इस मान को थोड़ा से बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ये वाला मान कहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको खींच के बता देता हूं, ये यहां पे आएगा। जब इसके मान को हम और थोड़ा से बढ़ाएंगे तो इसका जो मान है वो फिर इधर आ जाएगा। एक ही स्थिति ऐसा आएगा कि जब आपतन कोण के मान को, इसको हम इतना बढ़ा लें, ये देखिए इसके मान को हम इतना बढ़ा लें, आई के मान को, कि ये जो अपवर्तन कोण जो दिख रहा है, जो अपवर्तित किरण जो दिख रहा है, ये क्या हो, ऐसा न जाकर के, ध्यान दीजिएगा इसी चित्र में मैं आपको एक एक चीज को समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी से क्रांतिक कोण समझ आ जाए। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो आपने देखा कि यदि ये क्या है, ये आपतित किरण है और यहां पर मैंने निर्गत किरण बनाया था जो अभिलंब से दूर हट रहा था, तो मैंने क्या बताया कि एक ही स्थिति ऐसा आएगा कि आपतन कोण के मान को आपने इतना बढ़ा लिया कि जो अपवर्तित जो किरण है, जिनको हम निर्गत किरण कहेंगे, वो जो है अभिलंब से दूर तो हट रहा था, तो अभिलंब से दूर हटते हटते इतना दूर हट गया कि वो जो है इसके समांतर हो गया। ठीक है, मतलब इस दिशा में जाती है, समझ आ गया। इसका मतलब यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा है, ये देखिए R इज इक्वल टू कितने अंश का कोण बन जाए, 90 अंश का कोण बन जाए। अब तो समझ आ गया होगा कि जब हम आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा ले कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो इसी कंडीशन में ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में I का जो मान होता है, आप है ना, आपतन कोण का जो मान होता है उसे ही क्या बोला जाता है, IC, मतलब इसी को क्रांतिक कोण कहा जाता है। मतलब क्रांतिक कोण कोई विशेष बात नहीं है, बस आपको एक चीज याद रखना है, मतलब आपतन कोण के विशेष मान के लिए ध्यान दीजिएगा जब अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, है ना।
तब उसी मान को, मतलब किस मान को, आपतन कोण के मान को ही हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो समझ आ गया, ये बहुत ही सरल सा माध्यम है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसी को हमें क्या करना है, देखिए अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध दर्शाना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक होता है जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए अब इसके व्यंजक को हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अब यहाँ पर हमें व्यंजक बनाना है। तो व्यंजक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है इनको आपको लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा, माना कि प्रकाश किरण जो है क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, वो विरल माध्यम से निर्गत हो जाती है। तो आपको याद रखना है ये सब लिखा हुआ है, तो आपको इसमें कौन सा नियम लगाना है, स्नेल का नियम लगाना है। तो दोस्तों इतना चीज तो आपको लिखना ही है। अब यहाँ पर मैं कुछ आगे के स्टेप करता हूं, तो ये जो लिखा है उसको हम गायब कर देते हैं। अब यहां पर देखिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, ये तो हो गया है। अतः कौन सा, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, चूंकि हम किस माध्यम के लिए पढ़ रहे हैं, सघन से विरल, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर से, है ना, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये कितना होता है, साइन आई, और ये हो जाएगा साइन आर। ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक। ठीक है, अब हम जानते हैं यदि, ध्यान दीजिएगा बहुत ही सरल है, यदि I इज इक्वल टू कितना हो, आई सी। ध्यान दीजिएगा जब I का मान आई सी हो, मतलब इसे क्या बोलते हैं जी, इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण। ठीक है, तो ये क्रांतिक कोण है, ये देखिए मैंने लिख दिया, यदि I बराबर आई सी हो मतलब क्रांतिक कोण हो, तो इसी स्थिति में R का मान कितना होता है, R इज इक्वल टू होता है 90 अंश, ये तो नियम है। अतः इसको आप समीकरण नंबर चाहे तो बोल सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अतः समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वाटर टू एयर, और ये हो जाएगा साइन आई। तो साइन आई की जगह क्या लिखेंगे हम, आई सी लिखेंगे, और साइन आर का मान कितना लिखेंगे, 90, और हमको तो पता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर आपका मान प्राप्त हो जाएगा वाटर टू एयर, ये अपवर्तनांक है, और ये हो जाएगा साइन आई सी। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर हमें एक नियम पता है, वो होता है प्रकाश के उत्क्रमणिता। ठीक है, उत्क्रमणिता का सिद्धांत यहां पर लिखना पड़ेगा, का सिद्धांत से। अब उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या कहता है, ये होता है, जस्ट देखिएगा, ये अगर क्या है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, तो ये उसका इस प्रकार उल्टा हो जाता है। ठीक है, व्युत्क्रम, इसलिए इसको उत्क्रमणिता का सिद्धांत बोलते हैं। इसका मतलब ये है, यहां पर देखिए जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, तो जल के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 1 बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब इस मान को यदि हम इसमें रख देते, यहां पर लिख देते हैं समीकरण नंबर किसमें, 2 में मान रखने पर। ये देखिए हमने समीकरण नंबर 2 में मान रखना है हमें, तो यहां पर रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 बटे इसको रखना है, देखिए इसके बराबर ये रखना है, ये देखिए, तो ये हो जाएगा एयर टू वाटर, और ये हो जाएगा साइन आई सी। ठीक है, अब इसको जब हम उल्टा करेंगे, है ना, अंश का हर करेंगे तो इसको भी तो पलटेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, एयर टू वाटर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन आई सी। ठीक है, ये क्रांतिक कोण है ऐसे जो है, अर्थात इसको इस रूप में, एक तो सूत्र यही हो गया है, आपके परीक्षा हाल में जो पूछा जाए, कभी कभी इस प्रकार का पूछा जाता है, या फिर साइन का मान आपको पता है कि 1 बटे साइन थीटा का मान कितना होता है, कोसेक थीटा, तो यहां पर 1 बटे साइन आई सी है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं।
कोसेक थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, आई सी लिखना है। तो आपको इस प्रकार भी आ सकता है आपके परीक्षा में। तो दोस्तों ये जो है देखिए, ये अपवर्तनांक है और ये क्या है, क्रांतिक कोण में संबंध। अब ये अगर हम इसको व्यापक रूप में लिखना चाहें, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम केवल अपवर्तनांक लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका कोसेक आई सी। तो ये उसका व्यापक रूप है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने किसमें अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध दर्शाया, जो बहुत ही आसानी से हमने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये भी आपको परीक्षा में डेफिनेशन के रूप में पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको उसको परिभाषा को बहुत ही आसानी से समझा देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है केवल सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए लागू होता है। अब ऐसा क्यों, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम नियम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तभी जो है अभिलंब से दूर हटती है। निश्चित है कि जब हम सघन से विरल में प्रवेश कराएंगे ना, ये देखो सघन से जब विरल में प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है। और जब हम विरल से सघन में प्रवेश कराते हैं तो उल्टा होता है, अभिलंब की ओर झुकती है। अब देखिए ये क्या है, ये कौन सा माध्यम है, देखिए सघन माध्यम। सघन से क्या हो रहा है, विरल में प्रवेश करेगी। तो जब सघन माध्यम से प्रवेश करती है और इसका जो मान है, ध्यान दीजिएगा, आई सी मतलब क्रांतिक कोण का मान जब, है ना, आई का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, ध्यान दीजिएगा, मतलब इस मान को यदि हम और क्या करें, इधर और बढ़ा दे जाए, है ना, इसको और बढ़ाया जाए ऐसे, तो आपको समझ आ गया होगा। यदि इसके मान को हम और बढ़ाते हैं, ठीक है, क्रांतिक कोण के मान से अधिक करते हैं, मान लीजिए जल है तो जल के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है जी, 48.75 इतना होता है। तो इस मान को यदि और बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश किरण जो है आगे जाएगा ही नहीं, वो क्या करेगा, उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाता है। ये देखिए, अगर हम इसके मान को क्रांतिक कोण के मान से बढ़ाते हैं तो ये जो है उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाती है। ये देखो, मतलब इस जगह किस नियम का पालन कर रहा है, यहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है, यहां पर प्रकाश का क्या हो जा रहा है, यहां पर प्रकाश का परावर्तन हो जा रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वो अपवर्तन नहीं होता है, उसमें अपवर्तन की घटना नहीं होती है। कब, जब क्रांतिक कोण का मान क्या हो, आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती है बल्कि उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार की घटना को ही क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, और ये क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।